Good evening. Good evening, everyone. Welcome to. Good evening, everyone. Welcome to यूपीएससी वाला. यूपीएससी वाला में आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम वरुण है और आज है 13 फरवरी. थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ. चलिए सबसे पहले आज हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर बात कर लेते हैं. कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज हमको पढ़ने हैं. सबसे पहला न्यूज़ है हमारा महर्षि दयानंद से संबंधित. तो महर्षि दयानंद से संबंधित इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे. दूसरा है अर्थव्यवस्था की रिकवरी. तीसरा है इंडिया और यूएस के बीच में जो स्पेस का कॉपरेशन हो रहा है. और चौथा है राज्यपालों की नियुक्ति. तो थोड़ा थोड़ा इन सभी को समझने का प्रयास हम करेंगे. चलिए देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा. आप इसको हिस्ट्री के पोर्शन से भी जोड़कर देख सकते हो. महर्षि दयानंद रिमूव्ड इविल्स फॉल्सली अट्रिब्यूटेड टू रिलीजन. तो वैसी चीजें जो धर्म के अंदर थी, ठीक है, आप कह सकते हैं कि वैसी कुरीतियां जो धर्म के अंदर थी उन सभी को समाप्त करने का काम जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया है. यह प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं. ठीक है, तो 200वां जो है बर्थ एनिवर्सरी है और इस मौके पर उन्होंने महर्षि दयानंद जी के बारे में कुछ बातें कही हैं. तो थोड़ी सी बातें हम महर्षि दयानंद के बारे में जान लेते हैं. देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में. कहां पर? तो गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है. माता पिता का नाम वैसे यूपीएससी नहीं पूछता है, स्टेट में कभी पूछा जा सकता है. माता पिता यशोदाबाई और लालजी तिवारी एक ब्राह्मण थे, रूढ़िवादी ब्राह्मण थे. उनका नाम जो है वह मूल शंकर तिवारी था. क्योंकि वह मूल नक्षत्र से थे इसलिए उनका नाम मूल शंकर तिवारी था. सत्य की खोज में वे 15 वर्ष तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे. दयानंद के विचारों को उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रकाशित किया गया है. तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको दयानंद जी से संबंधित समझना है. समाज के लिए उनके योगदान की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की है, ये आपको पता है. 1875 में मुंबई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और उस समय हम लोग उसको बॉम्बे के नाम से जानते थे. बाद में उसका जो मुख्यालय है वह लाहौर स्थापित किया गया था. तो बाद में मुख्यालय को लाहौर स्थापित कर दिया गया था. ये आर्य समाज के बारे में आप जानते होंगे. आर्य समाज वैदिक धर्म का एक आप कह सकते हैं सुधार आंदोलन था. तो वेदों की ओर लौटो, आपने इनका नारा सुना भी होगा. 1876 में भारत जो है भारतीयों के लिए है के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले प्रथम व्यक्ति जो है वह कौन है? वह स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं कि भारत जो है वह भारतीयों के लिए है. ठीक है, तो इसके बारे में भी उन्होंने बात करी थी. इसके बाद अगर देखा जाए तो उनके एक अखंड भारत के दृष्टिकोण में वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज तथा विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म हो. एक धर्म की बात बोली, कौन सा धर्म? आर्य धर्म. उन्होंने वर्गहीन समाज में कोई वर्ग ना रहे, जाति विहीन समाज की उन्होंने बात कही, ब्रिटिशों से मुक्त भारत की बात कही और एक ऐसा धर्म जो सबके लिए हो उस धर्म की बात उन्होंने कही. उन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया है. चतुर्वर्ण व्यवस्था की वैदिक धारणा प्रस्तुत की. इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसकी जाति के अनुसार नहीं बल्कि उसके द्वारा पालन किए जा रहे व्यवसाय के आधार पर होना चाहिए, ऐसी बात कही. ठीक है, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी को ऐसा नहीं कि कोई जन्म से, मान लो किसी ब्राह्मण परिवार में किसी का जन्म हो गया है तो उसको आप ब्राह्मण ही कहोगे, ऐसा नहीं है. उसको डिसाइड कैसे करो आप? तो उसको डिसाइड आप करो कि वह कौन सा काम करता है. तो जाति के अनुसार नहीं बल्कि किसके अनुसार? तो उसके द्वारा पालन किए जाने वाले व्यवसाय के आधार पर आप चीजों को डिसाइड करो, ऐसा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं. तो स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित अगर कोई सवाल आ जाए तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जिसमें आर्य समाज सबसे महत्वपूर्ण है कि आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की जिसका बाद में मुख्यालय इन्होंने लाहौर कर दिया. ठीक है,
शिक्षा प्रणाली में अगर योगदान की बात करें तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पूरी तरह से बदलाव की शुरुआत की। उन्हें आधुनिक भारत के दूरदर्शी लोगों में से एक माना जाता है। अगर देखा जाए तो 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, तो दयानंद एंग्लो, जिसको आप डीएवी के नाम से जानते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल 1886 में, यह जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के दृष्टिकोण को के साकार करने के लिए ही जो है जो डीएवी स्कूल है वह अस्तित्व में आया है। ठीक है, अब पहला डीएवी स्कूल जो है वो लाहौर में स्थापित किया गया और महात्मा हंसराज इसके प्रधानाध्यापक थे। तो बेसिकली आप ऐसे कह सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि संस्थापक थे, इससे अच्छा आप ऐसे कह सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जो विचार थे उस विचार के लिए ही ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया 1886 में, तो डीएवी का कॉन्सेप्ट आया है। जो आप पढ़ते हैं ना डीएवी स्कूल में, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आर्य समाज जो है वो किस प्रकार के समाज की बात करता है? गौरक्षा की बात करता है। वह बात करता है कि भाई समाज में कोई भी वर्ग ना हो, समाज में जो है वो महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, सामाजिक सुधारों की बात करता है। तो इस प्रकार की चीजें आपको आर्य समाज में देखने को मिलती है। तो यही बात मैं यहाँ पर आपको कहा हूं कि समाज के लिए जो काम किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जैसा प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि समाज में जो धर्म के अंदर भी जो व्याप्त कुरीतियां थी उनको भी इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो है हम देख रखते हैं लूजिंग स्टीम ऑन फ्लैटरिंग इकोनॉमिक रिकवरी। तो थोड़ा सा लूजिंग स्टीम पर जो बात है, सो कहने का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कि जो भाई इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है आईआईपी का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम हो गया है। आईआईपी का स्तर कम होने का मतलब क्या होता है कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसका स्तर थोड़ा सा कम हो गया है। अगर देखिए तो आप अगर सीधा मेरे से पूछेंगे कि सर आईआईपी अगर कम हो गया तो क्या हो गया, इससे क्या नुकसान है, तो देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से का सीधा संबंध किससे है? एम्प्लॉयमेंट से, यानी रोजगार सृजन से सीधा संबंध है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा, कंपनियों को फायदा होगा, तो कंपनियां रोजगार देना चाहेंगी, और रोजगार देना चाहेंगी तो अर्थव्यवस्था का विकास होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। तो अगर यही गिर जाएगा तो इसका मतलब यह भी गिर जाएगा। तो इसी पर बात है, इसी पर आर्टिकल फोकस है, जिसमें थोड़ी सी बातें कर रहा है कि बजट में यह फोकस किया गया है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करेंगे। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है कि देखिए बजट में दो तरीके का कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं रेवेन्यू यानी राजस्व का कंपोनेंट, दूसरा होता है कैपिटल कंपोनेंट। कैपिटल जिसको हम क्या कहते हैं? पूंजीपति। ठीक है, तो कैपिटल और रेवेन्यू, ठीक है, दो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब रेवेन्यू को राजस्व कहते हैं, कैपिटल को कैपिटल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू। देखिए इसमें भी दो कॉन्सेप्ट है, एक रेवेन्यू जो इनकम है वो है राजस्व आय और पूंजीगत कहते हैं, और एक है एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय और पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय। इसमें देखिएगा तो जो राजस्व व्यय है वो थोड़ा बढ़िया नहीं होता अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इसमें सब्सिडी वगैरह आते हैं। वही अगर टैक्सों के कलेक्शन की बात करें तो टैक्स का कलेक्शन यहां पर आता है। अगर हम उधारी वगैरह की बात करें तो यहां पर आता है, इसलिए यह भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें हम बड़े बड़े मशीनों वगैरह पे खर्च करते हैं, यह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे एसेट का क्रिएशन होता है। ठीक है, संपत्ति बनती है। तो अगर अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है तो चाहे तो ये इनकम बढ़ा लो, और चाहे एक्सपेंडिचर के मामले में ये वाला एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, जिसको हम कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल यानी पूंजीगत जो खर्च है उसको आप बढ़ा दो। तो सरकार वही कही है बजट में कि वह पूंजीगत खर्चे को बढ़ावा देगी, और पूंजीगत खर्चे को सरकार जैसे ही बढ़ावा देगी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगे। मान लो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनाना है, तो उसके लिए सीमेंट की इंडस्ट्रीज भी आगे आएंगी।
ठीक है। तो आपको पता है आईआईपी में सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब आता है। तो जैसे ही सरकार खर्च करने लगेगी बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते ही क्या आने लगेगा सरकार को क्या, जो आईआईपी है वो बेहतर होने लगेगा, प्रोडक्शन बेहतर होने लगेगा और रोजगार के अवसर सामने आने लगेंगे। तो आर्टिकल में यही बात को यहां पर कहा गया है कि लूजिंग स्टीम में जो बातें हैं वो यही है कि सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेगी, जिससे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। स्पष्ट तौर पर यही बात है, ठीक है। अगला है इंडिया यूएस का जो कॉपरेशन है स्पेस के मामले में, इस पर थोड़ी सी बात है कि इंडिया यूएस कॉपरेशन क्या है। देखिए थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यूएस का जो आर्टेमिस मिशन है, जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू जाएगा मून के पास। इंडिया का अगर हम गगनयान की बात करें तो गगनयान भी हमारा काफी फ्लैगशिप मिशन है, जिसमें हम 3 लोगों को ले जाना चाहते हैं अंतरिक्ष में, जिसमें एक जो होगी महिलाएं होंगी। तो 2024 तक हमने टारगेट करके रखा है। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन देखो इंडिया और यूएस में कॉपरेशन तो है, भारत जो है वो सहयोग, भारत का नासा सहयोग भी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आर्टिकल कहता है कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौतियां तो आपको पता है कैपेसिटी का ही है कि भाई अगर तुलना करें तो यहां पर जो है नासा जो है हमसे कैपेसिटी के मामले में, क्षमता के मामले में हमसे काफी ज्यादा है। नासा हमसे इस मामले में काफी आगे है, ठीक है। तो चाहे वो किसी भी चाहे वो लॉन्चिंग की बात हो या फिर किसी स्पेसक्राफ्ट के थ्रू मून तक पहुंचने की बात हो, वेनस के बारे में जानकारी की बात हो, तो उसमें हमसे नासा जो है वो काफी बेहतर है, ठीक है। हालांकि हम लोग दोनों कॉपरेट कर रहे हैं लेकिन हमसे काफी बेहतर है। तो और दूसरी बात कि हमारा जो दृष्टिकोण है वह आत्मनिर्भर बनने की तरफ है, और उसका जो अभी दृष्टिकोण है वो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण है। हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं और वह इससे आगे उठकर जो अनुसंधान वगैरह में बेहतर काम करना चाहता है। तो एक कैपेसिटी का अंतर है, आर्टिकल में बात हो रहा है। और दूसरा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो आपको पता है, जैसे स्पेसएक्स वगैरह है, वो आपको पता है कि वो कहाँ आपको देखने को मिलता है, वो आपको यूएस में ज्यादा देखने को मिलता है अंतरिक्ष सेक्टर में, यानी स्पेस इंडस्ट्रीज में प्राइवेट जो सेक्टर है उसका बोलबाला वहां पर ज्यादा है, और इंडिया में प्राइवेट इन्वेस्टर अभी स्पेस इंडस्ट्रीज में कम है। तो जो मॉनेटरी भी जो बेनिफिट है वह भी आपको नासा में ज्यादा मिलता है, नासा के पास ज्यादा है। तो इस कारण से थोड़ी सी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। हालांकि इंडिया यूएस जो स्पेस प्रोग्राम है इसमें हम इंडिया जो है वो काफी और यूएस काफी एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यही जो है इस आर्टिकल में महत्वपूर्ण तौर पर अगर देखा जाए तो यही इस आर्टिकल में बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला जो है जिसमें कहा जा रहा है कि जस्टिस नजीर को भी क्या बना दिया गया है, जस्टिस नजीर को भी बनाया गया है राज्यपाल, ठीक है। आंध्र प्रदेश अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू, महाराष्ट्र गवर्नर। देखिए न्यूज क्या है कि जस्टिस नजीर अमंग न्यू गवर्नर्स ऑफ आंध्र प्रदेश अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तभी तक वह अपने पद पर रहता है। तो बात है कि ठीक है भाई आपने 6 लोगों को बनाया, लेकिन उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो ये एक्स जज हैं इनको जब बनाने की बात है तो उस पर लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए ये बाबरी या फिर आप कह सकते हैं जो राम मंदिर वाला जो फैसला था उसमें भी थे, फिर जो डिमोनेटाइजेशन के पैनल में भी थे। तो इससे कहीं ना कहीं जो बात उठती है कि क्या आपने पद पर रहकर क्या सरकार को फेवर किया। तो निष्पक्षता का जो प्रश्न है वह उठता है और राइटर इस पर उठाते हैं कि देखिए भाई आपने जो है वो जनवरी 2023 में ही रिटायर्ड आपने हुए, सेवानिवृत्ति आपको मिली, और आप 15 दिन 20 दिन के बाद जो है कहीं के मतलब कहीं के राज्यपाल जो है आप बना दिए जाते हैं। तो सवाल जो है वो निष्पक्षता का उठ जाता है कि क्या आप पद पर रहते हुए सरकार के लिए क्या कुछ आपने काम किया है। तो यह जो एक सवाल है, यह सवाल काफी परेशानी भरा सवाल है जो इसमें से उठकर सामने आता है, ठीक है। तो इसी के लिए राइटर कह रहे हैं कि देखिए भाई हमारे यहाँ 3 अंग हैं, ठीक है। आपने देखा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ना, इसमें क्या है चेक एंड बैलेंस की नीति है। अगर ये गलत कर रहा है तो ये इसको काउंटर करेगा, ये गलत कर रहा है तो ये इसके सामने होगा, और तीनों इंडिपेंडेंट भी हैं। कोई गलत करेगा
तो भाई दूसरा जो है उसके सामने खड़ा रहेगा। अब ऐसा ना हो कि अगर विधायिका या कार्यपालिका कुछ गलत कर रही है तो न्यायपालिका उसका समर्थन कर दे। और किस लिए समर्थन कर दे? ताकि न्यायपालिका में से किसी को विधायिका या कार्यपालिका ने फेवर कर दिया है, किसी सदस्य ने फेवर कर दिया है। तो इस प्रकार के आर्टिकल में बात कही जा रही है कि निष्पक्षता का प्रश्न है, कुछ ना कुछ तो कूलिंग पीरियड होना चाहिए था। अचानक से जो आपने गवर्नर बनाया, मतलब तुरंत ही बना दिया, तो इस पर ही राइटर सवाल उठाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कहीं ना कहीं यह बात की ओर संकेत करता है कि क्या पद पर रहते हुए भी आपने कुछ ऐसा कर दिया था क्या जो सरकार को फेवर दे दिया था। तो ये बातें जो है इस पर आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती हैं। तो यही जो है आज 4 आर्टिकल है। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक होने के कारण 1-2 आर्टिकल एक्स्ट्रा कवर कर देंगे कल, जिसमें हमने महर्षि दयानंद के बारे में पढ़ा। महर्षि दयानंद के बारे में हमने क्या पढ़ने का प्रयास किया? महर्षि दयानंद के बारे में हमने उनकी जीवनी को देखा आर्य समाज के बारे में देखा कि वह किस प्रकार के एक समाज को चाहते हैं, यह भी हमने देखने का प्रयास किया है। अर्थव्यवस्था की रिकवरी को देखने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था की जो रिकवरी है वह क्या है, इसको भी समझने का प्रयास किया। इंडिया यूएस स्पेस को ऑपरेशन भी समझा, राज्यपाल की नियुक्ति को भी देखने का हमने प्रयास किया है। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट क्लास में आपसे आगे भी मिलेंगे। थैंक यू।